चमोली के नंदानगर घाट में दूसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी रहा। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। भारी बारिश के बाद आई तबाही में अब तक कुल 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 2 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। एक शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया। आपदा के बाद शव निकाले गए तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित कुंतरी और लगाफाली सरपानी गांव हुए हैं। वहीं धुरमा गांव में भी आपदा का कहर देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग बाधित होने से काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। आपदा के दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया। डीएम चमोली और एसपी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सेरा धुरमा रोड को खोलने का काम अब भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे। यहां पर मुख्यमंत्री ने काठगोदाम सर्किट हाउस में नैनीताल जिले में आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपदा संबंधित सभी आकलन समय से कर लेने के निर्देश दिए, ताकि समय रहते आपदा के काम शुरू किए जा सके। नैनीताल में आपदा के हालात पर सीएम धामी ने यहां पर मीटिंग की और जल्द से जल्द सभी को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। देहरादून और गढ़वाल के हिस्से में आई आपदा से कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि यहां की भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी ही है जैसी देहरादून की है। ऐसे में कभी भी यहां पर बादल फटने की घटना हो सकती है। देखिए, अगले 2 दिन रेड अलर्ट है। हिमालय के शिवालिक रेंज की पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा कुमाऊं का खूबसूरत शहर हल्द्वानी कभी भी बड़ी आपदा की मार झेल सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पूरे मानसून सीजन में होने वाली बारिश चंद घंटों में हो जा रही है, जिससे काठगोदाम और दमू वाडुंगा के ऊपर हालात बादल फटने जैसे बन जाते हैं। साथ ही इन इलाकों से निकलने वाले रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी जैसे नाले उफान पर आ जाते हैं, जो कभी भी तबाही ला सकते हैं। नालों के उफान पर आने की सबसे बड़ी वजह नालों के किनारे अतिक्रमण है। बारिश के टाइम पे अत्यधिक प्रभाव पानी का रहता है। इस बार भी वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस बार एहतियातन के रूप में हमने शुरुआत में उसमें चैनलाइजेशन करा दिया था, जिससे कि उसको काफ़ी हद तक गहरा कर दिया था। इसके अलावा जितने भी उस नाले में अतिक्रमण है उनको भी चिन्हित किया गया, जिसमें एसडीएम नैनीताल की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में वर्षा काल में, क्योंकि अभी हटाने का अभियान रुका गया था, वर्षा काल के बाद में हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट का दावा है कि सरकार ने नदी नालों के सर्वे का फैसला लिया है, ताकि बड़े जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हमको अपनी जनता मानव मात्र को बचाना है, और बचाने में कितने एहतियात हम बरतेंगे, किसी को ज़्यादा लॉस ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वो हमारी सरकार उसके लिए पूरी एक किस्म से जो सर्वे करने की नियमावली है या उसके लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन देगी, और मैं समझता हूँ कि उसी गाइडलाइन पर किसी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। जाहिर है कि ये बरसाती नाले कभी भी हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम तक की फिजा बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश समय रहते बड़े कदम उठाने की है, ताकि भविष्य में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय दिशा समिति की मीटिंग ली है। दरअसल इस मीटिंग में जनहित से जुड़ी परियोजना पर मंथन किया गया कि जनता के हित से जुड़े प्रोजेक्ट को एक समय सीमा के अंदर खत्म किया जाए, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। इसके लिए मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जनता के मुद्दे पर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाए। मीटिंग में वृद्धावस्था विकलांग पात्र लाभार्थियों की मासिक आय प्रमाण पत्र की सीमा 4000 से बढ़ाकर 7000 करने पर भी सहमति बनी, क्योंकि इसके अभाव में कई पात्र व्यक्ति केंद्रीय योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी 24 सितंबर से विधिवत कार्य करना शुरू कर देगी। 24 सितंबर को बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति बुलाई है, जिसमें बीजेपी नए पदाधिकारियों को विधिवत काम सौंपने के बाद 2027 के चुनाव के मद्देनजर संगठन के कार्यों का रोड मैप तैयार करेगी।
प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्र महामंत्री संगठन BL संतोष, CM पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। – 2027 का चुनाव उत्तराखंड की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बीजेपी जहां हैट्रिक के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो का रहने वाला है। इसलिए दोनों दलों ने अभी से एक दूसरे की खाता बही बनानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए जहां हैट्रिक का मौका है, तो कांग्रेस के लिए सियासी अस्तित्व की अग्नि परीक्षा। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के एक इंटरनल सर्वे में 40 से 47 सीटें ऐसी चिन्हित की गई है जहां कांग्रेस दमदार चेहरों की तलाश में है। यहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी का होमवर्क ये भी बताता है कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां 2009 में हुए परिसीमन के बाद कांग्रेस का गणित पूरी तरह बिगड़ गया। तब से अब तक वो इन सीटों पर जीत नहीं पाई। यही नहीं, पिछले 25 सालों में 5 सीटें कांग्रेस के लिए ऐसी अबुझ पहेली बनी हुई है जिन्हें वो जीत नहीं पा रही है, जिनमें देहरादून कैंट, हरिद्वार, यमकेश्वर, काशीपुर और डीडी हाट शामिल हैं। 20 सीटें ऐसी जहां कांग्रेस अभी तक परिसीमन के बाद एक बार भी जीत नहीं पाई है। और मुझे जानकारी मिली है कि अभी जो उन्होंने एक सर्वे कराया है, 47 सीटों पर तो उन पर कैंडिडेट ही नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने जाएगी और पिछली बार से ज्यादा विधायक इस बार भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। कांग्रेस के साथ जो ड्रॉबैक है कि 5 सीटें ऐसी हैं राज्य बनने के बाद जिन पर वो कभी नहीं जीते, 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर 4 बार हारे और 20 सीटें ऐसी जिन पर वो लगातार 3 बार हारे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सत्ता में हैट्रिक का ख्वाब देख रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बीजेपी को चकराता, जसपुर, पिरान, कलियर, धारचूला और मंगलौर की 5 सीटें गिना दी, जहां बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया, ये खबर बीजेपी को है, मुझे तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वे बीजेपी ने खुद करा और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करा। पहले अपने गरिमा में झांक कर देखे, तब कांग्रेस की बात करें। ये दिगर बात है कि आपने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन तीसरी बार का जो ख्वाब आपने पाल रखा है, तो ये ख्वाब ही रह जाएगा, सरकार नहीं बन पाएगी। साफ है, दोनों ही दल एक दूसरे की खाताबही बनाकर चुनौतियों और मौकों को ध्यान में रखते हुए माइक्रो लेवल पर 2027 की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, सियासी अस्तित्व के लिए भी लड़ी जाने वाली है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े कैंपस और कॉलेजों में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं, तो अब कॉलेजों में चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। 2 साल के बाद हो रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों में जोश है। नैनीताल कैंपस में भी छात्रों ने रैली निकाली और अपने पक्ष में मतदान करने की छात्रों से अपील की। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय ने भी पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की है। बहुत दूर दूर से गाँव वगैरह से आता है बच्चा, आता है यहाँ करियर बनाने के लिए, पर लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बुक्स ही नहीं है सफिशिएंट तौर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक काउंसलिंग सेल हो, बच्चों को एक डायरेक्शन मिले अपने फ्यूचर के लिए। और ये जो बुक्स है, बुक्स का इशू ये सबसे सफिशिएंट मात्रा में रहे बच्चों को। वॉशरूम की हो गई, साफ सफाई की हो गई, खेल कूद की हो गई, स्मार्ट बोर्ड की हो गई, वाईफाई की, बहुत सारी परेशानी मैंने यहाँ पे देखी है। पर हमने पूरा वादा कर रखा है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में भी 27 को चुनाव होना है, तो उनको भी हमने सब ये पूरा शेड्यूल भेज दिया है। प्रेस मीडिया को भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। 22 तारीख की सुबह 10 बजे इसकी अधिसूचना जारी होनी है, वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अभी हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस छात्र संघ चुनाव के 27 को संपन्न होने के तुरंत पश्चात 28 को संडे है, तो 29 को हम छात्र महासंघ का भी चुनाव संपन्न करा देंगे। और रुकते एक छोटे से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पिथौरागढ़ की बात करेंगे सबसे पहले, जहाँ पर बॉर्डर इलाकों में सीबक, थॉर्न, योनी, लेह बेरी के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। वन विभाग ने चाइना बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में सीबक, थॉर्न का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कई गुणों से लबरेज
सीबक थोर्न सिर्फ हिमालय के ऊंचे इलाकों में ही होता है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीब कथोर्न को लेह बेरी भी कहा जाता है। ये फल सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में ही पैदा होता है। छोटे संतरे के आकार का सीब कथोर्न भले ही कई गुणों को खुद में समेटे हो, बावजूद इसके अब तक इसका कमर्शियल यूज नहीं हो पाया है। लेकिन अब वन विभाग ने पिथौरागढ़ में ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया है। विभाग ने चाइना बॉर्डर के करीब रहने वाले काश्तकारों को लद्दाख के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में ट्रेनिंग भी दी है। इस दौरान काश्तकारों को वो सब कुछ बताया गया जिससे सीब कथोर्न की उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसका मुख्य लाभ यह है कि जो ये ब्लड है, ब्लड को पतला करता है, जिससे हार्ट अटैक इत्यादि की जो है समस्या नहीं होती। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6। सीब कथोर्न को रेगुलर खाने से हार्ट अटैक की आशंका भी नहीं के बराबर रहती है। यही नहीं, इसकी मदद से कैंसर, शुगर, बीपी और एलर्जी जैसी बीमारियों से भी निपटा जा सकता है। किडनी के मरीजों के लिए भी सीब कथोर्न किसी रामबाण से कम नहीं। 7,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला सीब कथोर्न बॉर्डर के इलाकों में रोजगार के नए दरवाजे खोल सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले चरण में 14 काश्तकारों को इसके लिए ट्रेंड किया है। एक महत्वपूर्ण पौधा है और वन विभाग का यह प्रयास है कि लोगों को इसके माध्यम से रोजगार से जोड़ा जा सके, तथा इसके विपणन के लिए भी वन विभाग द्वारा जो है ग्रामीणों को सहयोग किया जाएगा, तथा दिल्ली तथा हरियाणा में जो कंपनियां हैं जो इसको खरीदती हैं उनके साथ उनका जो है कांटेक्ट कराया जाएगा। पिथौरागढ़ में व्यास, दारमा और चौंदास घाटी में सीब कथोर्न पैदा होता है, लेकिन अब तक ग्रामीण सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका यूज करते थे। ऐसे में अगर ग्रामीणों के साथ साथ सरकारी तंत्र कदम ताल करेगा तो तय है कि जहां एक ओर सीब कथोर्न की पैदावार बढ़ेगी, वहीं लोगों को अपने घर में ही रोजगार भी मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में शुक्रवार से तलवारबाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। हल्द्वानी में एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है, जिसमें 17 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तलवारबाजी के ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने यहाँ की व्यवस्थाओं की भी काफी जमकर तारीफ की है। कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। मैं हिमाचल से हूँ, पर ट्रेनिंग पटियाला करती हूँ अंडर मोहित सर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि एशियन में आए हैं और इस बार मेडल की उम्मीद करती हूँ। मैं हिमाचल से खेलती हूँ, अभी मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए आई हूँ, तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेडल की उम्मीद है। अच्छी ट्रेनिंग है हमारी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, हॉल बहुत बड़ा है, अच्छा है। हमारे को ट्रेनिंग हॉल भी मिला है, वहाँ पर हम वार्म अप वगैरह भी कर सकते हैं, वर्कआउट लगा सकते हैं, फिर नीचे आके खेल सकते हैं।